हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर, और इस सेकंड लेक्चर में भी हम वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। टोटल हम 6 लेक्चर्स करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन 6 तो हम करेंगे ही करेंगे, तो जिससे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। आप जानते हैं कि इसका वेटेज अच्छा है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर बेस क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। अब देखिए पढ़ते हैं। 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। तो देखिए ये दिख रहा है हमें 4 वोल्ट और ये दिख रहा है हमें 8 वोल्ट। ये 4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohm as shown in figure. The current and potential difference between the points P and Q. अब P और Q के बीच में हमें करंट निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है और ये प्लस है। ये माइनस है और ये प्लस है। तो एक बैटरी जब किसी सर्किट में करंट को डिस्चार्ज करती है, करंट को देती है, तो हम मान के चलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होती है। अब दूसरी बैटरी को देखिए आप, तो दूसरी बैटरी को जब हम देखते हैं तो उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखिए, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोनों सेल एक दूसरे को, देखिए अगर 4 वोल्ट करंट देगा तो देखिए प्लस से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज। और अगर 8 वोल्ट करंट देगा तो उसके प्लस से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेल एक दूसरे का विरोध करते हैं, दे अपोज ईच अदर। तो ऐसे केसेस में अब नेट ईएमएफ क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नेट ईएमएफ की। 8 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो नेट ईएमएफ आएगा 4 वोल्ट, क्योंकि 8 वोल्ट का ईएमएफ ज्यादा है और 4 वोल्ट का ईएमएफ कम है। तो सर्किट में जो करंट का मेन रीजन होगा वो 8 वोल्ट के सेल के द्वारा दी जाने वाली करंट ही होगी। तो करंट ऐसे फ्लो होगी। अब देखिए नेट ईएमएफ आपने निकाल लिया। उसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है। नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सभी रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये R1 और ये R2 और ये है 9। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 9। अब R1 की वैल्यू देखिए 1, R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू 2 है। तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितने ओम आ गया? 12 ओम। तो देखिए करंट निकालना तो बहुत सिंपल है। करंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ को आप नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो नेट ईएमएफ आपका आ गया था 8 माइनस 4 और नेट रेजिस्टेंस आ गया था 12। तो सर्किट में करंट होगी 4/12। तो सर्किट में करंट होगी 1/3 एम्पियर। और ये करंट देखिए इज डोमिनेटेड बाय 8 वोल्ट सेल। तो ये करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी लिखना जरूरी है कि इस करंट की डायरेक्शन कितनी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो पहला सवाल हो गया। अब हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये पी है और ये क्यू है। पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए पी और क्यू के बीच में कौन सा सेल कनेक्टेड है, ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? ये देखिए ये 9 ओम का रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि इस 9 ओम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
जितना पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम पे होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होगा, पी और क्यू के बीच में होगा। तो Vp माइनस वी क्यू, करंट 1/3 और पोटेंशियल रेजिस्टेंस 9, तो Vp माइनस वी क्यू विल बी 3 वोल्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे। तो करंट हो गई 1/3 एम्पियर और P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 वोल्ट। तो ये आपका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमने इसको सॉल्व किया, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, पावर पर बेस्ड सवाल है, इसको नोट किया जाए। अब क्वेश्चन कहता है 40 इलेक्ट्रिक बल्ब, 40 इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सप्लाई आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड। अब देखिए 40 आइडेंटिकल, यहां पे हमें क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन कायदे से हमें लिखना चाहिए आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल वर्ड से मतलब है कि सभी 40 बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। दिवाली में हम जो लगाते हैं सीरीज, ये उसी पर बेस्ड सवाल है। अब आगे है आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो 39 बचते हैं। रिमेनिंग 39 आर कनेक्टेड अगेन इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई। द इल्यूमिनेशन विल बी, तो चमक पहला मोर विथ 40 बल्ब्स देन विथ 39 बल्ब्स। दूसरा आंसर मोर विथ 39 बल्ब्स देन विथ 40 बल्ब्स। तीसरा आंसर इक्वल इन बोथ द केसेस। चौथा इन द रेशियो 402:392। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट मान लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आर। अब टोटल रेजिस्टेंस हो गया, शुरू में तो 40 बल्ब जुड़े हुए थे, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में तो हो गया 40 आर। और हमने अब सपोज कर दिया लेट द सप्लाई वोल्टेजेस, लेट द सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है हमने मान लिया कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है। तो पावर क्या होगी, पावर मतलब चमक, इल्यूमिनेशन, तो पावर होगी V²/R। तो पावर होगी V²/40R, ये पहले केस में। अब क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो कितने बल्ब बच गए, 39 बल्ब्स बच गए। तो अब नई पावर हमने मान ली कितनी, P', सप्लाई उतनी ही रहेगी पर नया रेजिस्टेंस क्या होगा 39R। तो देखिए विच इज ग्रेटर, अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे तो हमें मालूम चलेगा P/P' इक्वल टू V²/40R, V²/39R। तो ये हो जाएगा V²/40R और ये पलट जाएगा 39R/V², तो ये कैंसिल हो गया। तो P/P' is 39/40, तो P' will be 40/39P। तो क्लियरली चमक पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इसको यहां पे भी कह सकते हैं कि यहां डिवाइड हो रहा था 40R से, अब यहां डिवाइड हो रहा है 39R से। जब डिवाइड कम वैल्यू से होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है सेकंड, मोर विथ 39 बल्ब्स। तो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं अरे एक बल्ब फ्यूज हो गया तो चमक कम हो जाएगी। नहीं, ऐसे केसेस में चमक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पावर का रेशियो भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं, नई पावर अपॉन पुरानी पावर का क्या रेशियो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, बड़ा पुराना सवाल है, लगभग 100% बुक्स फॉर मटेरियल में मिलता है, लेकिन ये आज भी इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है, इसे कभी भी पूछा जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें, इसको नोट करें। In the network shown in figure, each resistance is 1 ohm. The effective resistance between A and B is, तो A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए, अब इसको हम अगली स्लाइड पर ले जाके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये A है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो और सारे रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम के हैं। ये भी 1 ओम है और 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 ये वाला रेजिस्टेंस भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। तो ये सारे 1 ओम है। अब देखिए, इसका एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ट्रिक ये है कि यहां से आप इस नेटवर्क को रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव करें, मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिमूव कर दीजिए, ये हमने करा रिमूव, तो ये ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखिए, एक बहुत सरल सवाल में आपको समझ में आ गया, यहां से हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब इस पॉइंट से आप इसे रिमूव कर देंगे तो फिर आप इसका नेट रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 1, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये A है, ये 1 ओम है। अब देखिए, और ये है 1 ओम, और देखिए ये 1 और ये 1 सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 2 ओम। वन ओम, और ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में जुड़ गए, तो ये आ जाएगा 2 ओम। इसके बाद 1 ओम और 2 ओम, ये 1 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में है, तो ये भी हो जाएगा आराम से। और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना आ गया, 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/3। 2/3 आ गया, और ये 1 था, और ये 1 और 1 जुड़कर यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब देखिए, ये 1, ये 2/3 और ये 1, तीनों किस में है, तीनों किस में है, सीरीज में है, तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये आ गया 1 प्लस 2/3 प्लस 1 जुड़ गए, और नीचे आ गया हमारा 2 ओम। इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 8/3 कितना आ जाएगा, 8/3, और इसके नीचे जुड़ा हुआ है 2 ओम, तो ये हो गया 8/3। अब ध्यान से देखिए, 8/3 और 2, 8/3 और 2 पैरेलल में है। तो आगे हम इसको स्लाइड को ले चलते हैं। तो ये कुछ ऐसे था, 8/3 और ये था 2, दे आर इन पैरेलल। तो फॉर्मूला यूज करिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/8/3 प्लस 1/2। तो ये हो गया 1/r इक्वल टू 3/8 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए, 16, 6,
और ये 8, तो ये हो गया 14/16, कैंसिल करिए, 7/8, तो 1/r इज 7/8, तो r की वैल्यू हो जाएगी 8/7 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8/7 ओम है। बट ट्रिक याद रखिए कि यहां से आपको इसको क्या करना है, ये रिमूव कर देना है। ये देखिए, ये रिमूव किया हमने, मैंने यहाँ इसको रिमूव कर दिया, मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ। ये देखिए, ये हमने ऐसे जोड़ देना है बस। तो फिर ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका आंसर तो आ ही गया है 8/7। द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टेक्निक भी आपको बता दिए कहां से रिमूव करना है, तो रिमूव करके भी बता दिया। 8/7 ओम इज द आंसर। अब देखिए अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है और बिल्कुल बेसिक पर बेस्ड है, इसको नोट करें। करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.8 एम्पियर। तो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे करंट कितनी है, 0.8 एम्पियर। देन पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज। तो 4 ओम पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि 3 ओम से कितनी करंट पास हो रही है, 3 ओम से कितनी करंट पास हो रही है, 0.8 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान दीजिएगा स्टेप पर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट मालूम है, 0.8 इंटू 3, 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो अब ध्यान से देखिए, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम दोनों किसमें, पैरेलल में। और हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर हम कहते हैं कि 3 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस 2.4 वोल्ट है, तो इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट होना चाहिए, 2.4 वोल्ट। अब मान लिया कि इसमें करंट कितनी है, आई है, मान लिया इसमें करंट कितनी है, आई है। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस पर, 6 ओम के रेजिस्टेंस पर फॉर्मूला लगा दो, ओम्स का लॉ, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस है 2.4, करंट निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस है 6, तो इस पे करंट कितनी हो गई, 0.4 एम्पियर। अब ये भी हमें पता चल गया, 0.4 एम्पियर इस पे करंट हो गई। किस पे करंट हो गई, 6 ओम पे। तो अब देखिए, ऊपर वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है 0.8 एम्पियर, नीचे वाली ब्रांच में आपने करंट निकाल ली, अभी निकाली कितनी, 0.4 एम्पियर। तो अब इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, 3, 6 और 4 को। तो देखिए कैसे बनता है, तीन ओम और इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ था 6 ओम, और इनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ था 4 ओम, और ये एक बैटरी जुड़ी हुई थी जिसका वोल्टेज हमें नहीं मालूम। पर अब हमें मालूम है कि 3 ओम में कितनी करंट है, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। और ये भी मालूम है कि 6 ओम में कितनी करंट है, 0.4 एम्पियर। तो इसमें करंट है 0.4 एम्पियर। अब आप देखिए, ऊपर की ब्रांच से करंट आ रही है 0.8 एम्पियर, यहां से कितनी करंट आ रही है, 0.8 एम्पियर, और यहां से कितनी करंट आ रही है, 0.8 एम्पियर, और नीचे से कितनी करंट आ रही है, 0.4 एम्पियर। तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो इस 4 ओम में कितनी करंट पास होगी, 0.8 प्लस 0.4, तो दोनों को जोड़ दें तो 1.2 एम्पियर करंट इसमें पास होगी। कितनी पास होगी, 1.2 एम्पियर। अब 4 ओम पर ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर।
तो करंट कितनी हो गई इसमें 1.2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहां से हमें मिलेगा V इक्वल टू 4.8 वोल्ट। तो अब हमें पता चल गया कि इस 4 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इस 4 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4.8 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 4.8 वोल्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैटरी का वोल्टेज दिया जाना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है। देखिए सिंपल ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने इस पर करंट दी गई है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम पे होगा उतना ही 6 ओम पे होगा। फिर ओम्स लॉ यूज करते गए, करंट निकालते गए। तो इसका आंसर तीसरा सही है 4.8 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर ले, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है। A heating coil is labeled 100 watt to 20 वोल्ट। एक कॉइल है जिस पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि जब उसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, जब उसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, तब वो कितना पावर खर्च करेगी 100 वाट का पावर खर्च करेगी। अब कहा गया द कॉइल इज कट हाफ, और उसको आधा काट देते हैं। एंड द टू पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। आधा काट दिया और उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया उसी सोर्स से, मतलब 220 वोल्ट से। द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड इज। तो जब पूछते एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड मतलब पावर कितनी खर्च होगी, तो सबसे पहले इस डेटा से हम जानते हैं पावर होती है V² बाय R। तो पावर दी गई है 100, वोल्टेज दिया हुआ है 220, तो 220 का स्क्वायर। तो R हमें मालूम चल जाएगा इसका 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो इस हीटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22 इंटू 22, तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 484 ओम। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब कहते हैं कि कॉइल को आधा काट दिया। अब देखिए कॉइल का रेजिस्टेंस है 484 ओम, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब L को अगर हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 484 का हाफ कितना हुआ 242। अब हमारे पास दो पीसेस हो गए। जब हम उसको काटेंगे तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 ओम। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना। अब ये कटे हुए पीसेस का रेजिस्टेंस है 242 ओम, इसका भी है 242 ओम, और हमने इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया उसी सप्लाई के साथ। कितनी 220 वोल्ट। और अब पूछ रहे हैं कि कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो आसान है निकालना। तो देखिए पावर क्या होती है V² डिवाइडेड बाय, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है V² डिवाइडेड बाय R। तो अब देखिए सबसे पहले, अब ये 242 ओम है, ये 242 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 220 इंटू 220। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 242 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 242 डिवाइडेड बाय 2। तो अब पावर हो गई हमारी 220 इंटू 220, इसको काट दो तो ये मिलेगा 121। तो अब इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो पावर हो गई 220 इंटू 220 121, 11 से काट दीजिए। अब 11 से इसको भी काट दीजिए, तो नया पावर होगा 20 इंटू 20, तो नया पावर होगा 400 वाट।
तो इसका जो आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 400 वॉट आंसर होना चाहिए पर सेकंड, 400 जूल्स पर सेकंड, 400 जूल्स पर सेकंड। तो बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक पर आधारित है। तो काट देंगे तो रेजिस्टेंस आधा होगा। अब एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 242 ओम। ऐसे दोनों पीसेस को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये सवाल हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप नोट कर ले, ये भी पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है। A 100 watt 200 volt bulb is connected to 160 volt power supply. देखिए, द पावर कंजप्शन वुड बी, सबसे पहली बात समझिए, ये बल्ब को अगर आप 200 वोल्ट देंगे तो इसका पावर कितना होगा, 100 वॉट। थोड़ा कंसेप्ट समझा देते हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अगर हमने इसको 200 वोल्ट से, इसका रेटिंग वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, तो इसे बनाया गया है 200 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए, 200 वोल्ट पे काम करने के लिए। अगर हमने इस पर 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट लगा दिया तो आंसर होगा बल्ब विल फ्यूज। और अगर हमने इसे 200 वोल्ट से कम वोल्ट दिया तो फ्यूज नहीं होगा, बट पावर विल बिकम लेस देन 100 वॉट। तो ये कंसेप्ट रिवीजन पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। अब 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है और उसको आप सप्लाई कितनी दे रहे हो, 160 वोल्ट की। तो देखिए कैसे करा जाएगा, बहुत सिंपल है। पावर होती है V² बाय R। बल्ब का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू V²। तो हम इसको लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू V1² अपॉन V2²। तो पहले पावर कितनी थी, 100 थी। बाद में P2 निकालनी है। पहले वोल्टेज था 200, अब आपने वोल्टेज कर दिया 160। तो 100 अपॉन P2, 200 इंटू 200 इंटू 160 इंटू 160, 0 0 0 0 कैंसिल। और ये 100 200 को 2 बार कैंसिल कर देगा। तो यहां बचा 1 अपॉन P2 और यहां बचा 2 इंटू 2 4 अपॉन 16 इंटू 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4P2 इक्वल टू 16 इंटू 16। तो P2 विल बी 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो नया पावर होगा 64 वॉट का। कितने वॉट का होगा, 64 वॉट का। सो द न्यू पावर विल बी ऑफ 64 वॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 64 वॉट। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि रेटिंग वोल्टेज, यहां पर रेटिंग वोल्टेज कितना था, यहां पर रेटिंग वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट। उसका मतलब है कि इस बल्ब को आप मैक्सिमम कितने वोल्ट पर रन कर सकते हैं, जला सकते हैं, 200 वोल्ट पे। जब भी आप इस पर 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज, जब भी आप इसको 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ये काम नहीं करेगा, जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और 200 वोल्ट एग्जैक्ट दोगे तो वो अपनी रेटिंग पावर 100 वॉट को कंज्यूम करेगा। अगर 200 से कम दोगे तो पावर कंजप्शन भी क्या होगा, 100 वाट से कम होगा। तो ये आपने नोट कर लिया। तो यहाँ इसका आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट कर ले, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। ओके, देयर आर 3 कॉपर वायर्स। तो 3 कॉपर वायर है, सबका मटेरियल सेम है। ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया L A, पहले की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। दूसरे की लेंथ 2L है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है, और तीसरे वायर की देखिए ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो मैं आपको थोड़ा सुधार देता हूँ। तो ये होना चाहिए L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, इन विच केस द रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो देखिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है रो L/A, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब पहले वायर के लिए, फर्स्ट वायर के लिए हम निकाल लेते हैं L/A, तो वो आएगा L/A। और सेकंड वायर के लिए L/A को कैलकुलेट किया, लेंथ है 2L और एरिया है A/2, तो ये हो गया 4L/A। अब बारी है तीसरे वायर की, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड वायर के लिए L/A क्या है, लेंथ है L/2 और एरिया है 2A, तो ये हो जाएगा L/4A। अब पूछा गया है किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है। इट इज द सेम इन ऑल थ्री केसेस, गलत बात। अब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, यस, देखिए पहले का आया L/A, दूसरे का आया 4L/A, तीसरे का आया L/4A। तो तीसरा जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। बहुत इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, L/A पे। सीधा सवाल 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा गया है, इसे आप नोट कर लें। द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, तो इस सर्किट में आपको करंट निकालनी है कि कितनी करंट है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है। 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम ऐसे जुड़े हुए हैं। हमें क्या करना है, करंट निकालने के लिए हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा 2 वोल्ट का बैटरी और ये है हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस। और देखिए ये वाला जो 3 ओम है और ये 3 ओम है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो हम इस सर्किट को लिख सकते हैं 2 वोल्ट 3 ओम, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 ओम, बिकॉज दे आर इन सीरीज। अब ये दोनों 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो हम यूज करेंगे R इक्वल टू R1 R2 अपॉन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, R1 प्लस R2, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18 अपॉन 9। कई क्वेश्चन बड़े सिंपल भी हैं। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। तो करंट क्या होगी, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी सर्किट में, 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 एम्पियर है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 और 3 सीरीज में थे, 6 हो गया, 6 और 3 पैरेलल में थे। नेट रेजिस्टेंस निकालिए, फिर ओम्स लॉ लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी किताबों में मिलता है, पर इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह क्वेश्चन हमें बनने चाहिए। दो बल्ब दिए गए, 25 वॉट बल्ब 220 वोल्ट, 100 वॉट बल्ब 220 वोल्ट। bulbs are connected in series across a 440 volt line। तो पूछा गया कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर क्या होती है।
वी स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो वी है आपका 220 इंटू 220 और पहले बल्ब की पावर है 25। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा 22 इंटू 22 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये आ गया हमारा 4। तो ये आ गया 484 इंटू 4 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया पहले बल्ब का। सबसे पहले जो बल्ब की पावर दी गई है और वोल्टेज रेटिंग दी गई है उससे आप बल्ब का क्या निकालिए? रेजिस्टेंस। इसमें और भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। अब सेकंड बल्ब के लिए फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। वोल्टेज है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो गया? 484 ओम। दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया 484 ओम। 484 ओम। अब हमने ये दो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 4 इंटू 484 ओम और दूसरा बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 484 ओम। हमने इन दोनों बल्ब्स को 440 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों बल्ब का रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। अगर किसी भी बल्ब पर वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी तो वो बल्ब क्या होगा? फ्यूज होगा। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में बदल गया कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 25 वाट वाला है, ये 100 वाट वाला है। मान लो इस पर वोल्टेज कितना है? V1 और इस पर मान लो V2। हम जानते हैं कि सीरीज में जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज रेशियो होता है। तो V1 इस टू V2। पहले का रेजिस्टेंस है 4 इंटू 484, दूसरे का रेजिस्टेंस है 484। क्योंकि रेशियो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए 484 से। तो वोल्टेज का रेशियो आ जाएगा 4:1। अब पहले बल्ब पे वोल्टेज निकालना बहुत आसान है। तो पहले बल्ब पे वोल्टेज होगा 4/4 + 1 इंटू 440। तो ये हो गया 4 इंटू 440 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल करिए, 5 8 जा 44। तो पहले बल्ब पे वोल्टेज हो गया 4 इंटू 88 मल्टीप्लाई करिए 32 3। तो पहले बल्ब पे वोल्टेज हो गया 352 वोल्ट। तो डेफिनेटली पहला बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 220 वोल्ट पर काम कर सकता है और उस पर वोल्टेज आया कितना? 352। तो ये फ्यूज हो जाएगा। अब दूसरे बल्ब पे वोल्टेज कितना होता है वो भी निकाल लें। 440, क्योंकि रेशियो उसका 1 है। 1/5 इंटू 440, 5 से काट दीजिए तो 88 वोल्ट। तो ये बल्ब, सेकंड बल्ब विल नॉट फ्यूज। तो हमारा कंक्लूजन है फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, क्योंकि उस पर वोल्टेज 220 वोल्ट से ज्यादा होगा। एंड सेकंड बल्ब will not fuse। तो अब आंसर पे जाते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर है। ओनली 25 वाट बल्ब विल फ्यूज। तो आपको मैं थोड़ा मेमोरी टिप देना चाहता हूं, जो भी होता है छोटे के साथ ही होता है। जो भी होता है छोटे के साथ ही होता है। यहाँ छोटा बल्ब, छोटी पावर वाला बल्ब कौन सा था? 25 वाट। तो जो भी होता है छोटे के साथ ही होता है। तो छोटा बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए। Two cells having the same EMF
आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उन्हें सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ा जाता है। सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2, R1 greater than R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of R is. तो सबसे पहले हमने माना let the EMF of each cell, सबसे पहले तो ये मान लो कितना है E। तो अब फिगर ऐसे बना, ये E है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये भी E है पर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को सीरीज में हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, कैपिटल R के साथ जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम करंट निकाल लें, तो सर्किट में कितनी करंट होगी, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट EMF होगा 2E, टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R। तो सबसे पहले हमने करंट निकाली, उसके बाद यूजिंग द सेल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए सेल फॉर्मूला यूज करिए जो कि कहता है E इक्वल टू V प्लस आई आर वन। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि पहले सेल पर EMF क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, 0। तो ये था हमारा E इक्वल टू V प्लस आई आर वन। तो ये तो V 0 हो गया, तो ये हो गया IR1। अब I की वैल्यू रख दीजिए, तो I की वैल्यू यहां से हम रख देंगे 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू, देखिए यहां हमने एक छोटी सी गलती कर दी, तो ये होना चाहिए सिर्फ R, क्योंकि ये होना चाहिए R1, यस। तो ये हो जाएगा IR1 इंटू R1। अब देखिए E से ही कट गया, तो सिचुएशन ऐसी बनी 1 इक्वल टू 2R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 2R1 माइनस R2 इक्वल टू R। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू R। तो R की जो वैल्यू है वो आएगी R1 माइनस R2, R की वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर आधारित है, इसको नोट कर लें। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। A wire has a resistance of 3.1 ohm at 30 degrees Celsius and a resistance of 4.5 ohm at 100 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire, ये पूछा है। अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, RT2 इक्वल टू, RT2 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। पहले ये समझ लेते हैं, RT1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, RT1 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यह हमें दो टेम्परेचर दिए गए हैं, पहला टेम्परेचर हमें दिया गया है 30, दूसरा दिया गया है 100। ये T2 4.5 और ये है 3.1 और ये हो जाएगा 100 माइनस 30। तो अब ये हुआ 45/31, डिवाइड कर दिया।
और बचेगा 1 + 70 अल्फा, 1 + 70 अल्फा। तो 45/31 - 1 = 70 अल्फा। तो ये अब आपका हो जाएगा 70 अल्फा = 45 - 31/31, 14/31। ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो 5 अल्फा = 1/31। तो अल्फा = 1/31 × 5। तो अब आगे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन बड़ा क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2/31 × 1/10। तो ठीक है, तो अब हमें 2 को 31 से डिवाइड करना है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 / 31। ये 6 बार जाएगा, 186, 4, 1। अब ये 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 124। इस तरह से हम इसको रफली कह सकते हैं कि 2/31 इज अप्रोक्सीमेटली 0.064 और हमारा अल्फा था 2/31 × 1/10। तो ये हो गया 0.064 / 10। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.0064 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, 0.0064 पर डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन का है, 1 मिनट में हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा टेक्निक से डिवाइड करिए। अब देखिए, ये सेल की थ्योरी पर बेस्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, बेसिक है, इसे नोट किया जाए। The potential difference between the terminals of a cell in an open circuit is 2.2 volt. तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is equal to EMF when cell is in ओपन सर्किट। ओपन का मतलब वो करंट ही नहीं दे रहा है, ओपन सर्किट। तो यहां पर आपको EMF सेल का कितना दिया हुआ है, 2.2 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। When a resistor of 5 ohm is connected across the terminal of cell, the potential difference between the terminals of cell is found to be 1.8 volt. The internal resistance of cell is, तो ठीक है, ये हो जाएगा। E = सिंपल यूज है, V + IR। E दिया हुआ है 2.2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1.8 और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 1.8 और IR। तो यहां से IR की वैल्यू मिली 2.2 माइनस 2.2 माइनस 2.2 माइनस 1.8, तो IR इज 0.4। अब आगे बढ़ते हैं। I होगा, I को हम लिख सकते हैं E/R + R। तो ये हो गया E/R + R इंटू R = 0.4। ये दिया हुआ है 2.2 और ये दिया हुआ है 5 = 0.4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.2R = 5 × 0.4, 2 आ जाएगा, प्लस 0.4R। तो 2.2R
माइनस 0.4 आर इक्वल टू 2, तो 1.8 आर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू होगा 2/1.8, आर इक्वल टू होगा 2/1.8, 2/1.8, तो ये हो गया 20/18, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 10/9 ओम। कितना होगा? 10/9 ओम। तो दिस इज द योर आंसर, 10/9 ओम। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, 10/9 ओम। अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, कंसेप्ट से आप सॉल्व करिए तो आप हर सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाएंगी। तो 10/9 ओम इज द आंसर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, उसमें 2 हीटिंग कॉइल हैं। व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड, जब एक कॉइल को जोड़ा जाता है एक एसी सोर्स से, द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 10 मिनट। तो एक कॉइल को जोड़ने पर केटल में जितना भी पानी है, केटली में जितना भी पानी है, वो 10 मिनट में उबल जाता है। व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड, जब दूसरी कॉइल का उपयोग किया जाता है, द वाटर बॉइल्स इन 40 मिनट्स। अब कहा गया इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉइल विल बी। तो पहला आंसर है 15 मिनट, दूसरा आंसर है 8 मिनट, तीसरा आंसर है 4 मिनट, चौथा आंसर है 25 मिनट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए जितनी हीट लगेगी, हम उसको लिख सकते हैं V²/R। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या होती है? कांस्टेंट होती है, इनटू टी। और एक टू बॉईल द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, बात को समझिए, पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालने के लिए टू बॉईल द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, हीट भी कितनी लगेगी? सेम। इसलिए ऐसे केसेस में हम लिख सकते हैं T/R इज कांस्टेंट। तो हम कहना चाहते हैं कि जो बॉइलिंग टाइम है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब आपकी इलेक्ट्रिक केटल में 2 हीटिंग कॉइल है। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल की पहली कॉइल का रेजिस्टेंस है R1। तो हम लिख सकते हैं T इक्वल टू KR1, और यहां हमें बॉइलिंग टाइम पहली कॉइल का दिया गया है 10 मिनट। कितने मिनट दिया गया है? 10 मिनट। तो 10 इक्वल टू KR1, के एक कांस्टेंट है। अब हमने माना कि रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल कितना है? R2 है। तो हम लिख सकते हैं T इक्वल टू KR2 का यूज किया, ये T1 है, ये T2 है, तो टाइम है 40 मिनट्स इक्वल टू KR2। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों कॉइल्स को हमने किस में जोड़ा? पैरेलल में। अब बॉइलिंग टाइम हमने मान लिया TP। पैरेलल में जोड़ने पे बॉइलिंग टाइम कांस्टेंट तो वही रहेगा, क्योंकि हमें उसी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करना है, इनटू R इक्विवेलेंट। तो बॉइलिंग टाइम होगा, अब R इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस बॉइलिंग टाइम को आपको निकालना है, इस बॉइलिंग टाइम को आपको निकालना है। तो देखिए TP इक्वल टू KR1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं KR1, और एक K हमें यहां से मिल गया, इनटू
KR2, और नीचे का K जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा KR1 प्लस KR2। और हम जानते हैं कि KR1 को हम कितना लिख सकते हैं, 10, और KR2 को हम लिख सकते हैं 40। तो ये R1 है, तो ये 10 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 40 हो गया। तो बॉइलिंग टाइम होगा 400 अपॉन 50, कैंसिल। अब बॉइलिंग टाइम कितना होगा, 8 मिनट होगा। अब बॉइलिंग टाइम कितना होगा, 8 मिनट होगा। बॉइलिंग टाइम कितना होगा, 8 मिनट होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब बॉइलिंग टाइम कितना होगा, 8 मिनट होगा। ये करेक्ट आंसर है। तो हमेशा याद रखिए कि पैरेलल में बॉइलिंग टाइम होगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 अगर पैरेलल में जोड़ा जाए, शॉर्ट ट्रिक। और अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो बॉइलिंग टाइम होगा T1 प्लस T2। जबकि एक कॉइल पानी की गिवन क्वांटिटी को T1 मिनट में उबालती है और दूसरी कॉइल पानी की गिवन क्वांटिटी को T2 मिनट में उबालती है। तो ये बड़ा ध्यान रखा जाए। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो ये स्टेप इसमें ध्यान दीजिए। 8 मिनट इसका आंसर आ गया। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड जो सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए पर यूनिट डिस्टेंस पे। तो इसे नोट किया जाए, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, अच्छा सवाल है। A 6-volt battery is connected to the terminals of 3-meter long wire of uniform thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential between 2 points on the wire separated by a distance of 50 centimeter. देखिए, नीट के सिलेबस से पोटेंशियोमीटर हट गया है, तो कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड सवाल है। नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड सवाल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है। तो ये सवाल को आप गलती से भी पोटेंशियोमीटर में लेने की कोशिश मत करिए। ये पोटेंशियोमीटर पर आधारित सवाल नहीं है। इट इज द बेस्ड ऑन फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये बिल्कुल सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिससे हमने 3 मीटर लंबे तार को जोड़ दिया और इस तार का रेजिस्टेंस है 100 ओम। अब हमें पूछा गया कि इस वायर पर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, जिनके बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो देखिए, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई और उससे आपने जोड़ दिया एक 3 मीटर लंबा वायर, मतलब 300 सेंटीमीटर लंबा वायर। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। अब सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, इस वायर में फ्लो होने वाली करंट को निकालना है। तो करंट कैसे निकाली जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 3/50 करंट निकाल ली। अब ये लंबा वायर है, हमने मान लिया ये वायर ए बी है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, VA माइनस VB निकालना है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है। I इंटू आर 3/50, ये रेजिस्टेंस है 100, तो 6 वोल्ट का है। वो तो क्लियर है, समझ में ही आ रहा है कि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब देखिए 300 सेंटीमीटर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6/300 वोल्ट। तो 50 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 50 इंटू 6/300।
ये 6 बार कट गया, 6 से 6 कट गया। तो आंसर बड़ा सिंपल है, 1 वोल्ट। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 वोल्ट है। तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर लिया जाए। The masses of 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio 5:3 actually 1 है ये 5:3:1। तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। The ratio of their electrical resistances। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं रो एल बाय ए। रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शन है। अब एक काम करते हैं, हमें क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पर आप एक काम करिए, एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम, ये रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे, वॉल्यूम को हम लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो m अपॉन d, m स्टैंड्स फॉर मास, d स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। तो वॉल्यूम को हम लिखने जा रहे हैं m बाई d। तो अब देखिए r था हमारा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने लिखा मास अपॉन डेंसिटी d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रो d एल स्क्वायर बाय m, रो d एल स्क्वायर बाय m। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन m। तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा R1:R2:R3। ध्यान दीजिएगा, L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3। अब इस सवाल पर जाते हैं। तो मास का रेशियो है 1:3:5, 1:3:5। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। लेंथ का रेशियो है 5:3:1, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज टू 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 25:3:1/5। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। और अब देखिए, हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो R1:R2:R3, ये हो गया 125, ये हो गया 15:1। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 125:15:1। डी इज द आंसर। तो करेक्शन मैंने आपको करा दिया था। यहाँ जो लेंथ का रेशियो है वो होना चाहिए 5:3:1, जो कि उसमें नहीं दिया गया था। तो बहुत अच्छा सवाल था और बहुत बेसिक चीजें इसमें कवर की गई हैं। तो हमेशा फॉर्मूला डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। और देखिए, अब दूसरी चीज, तीनों वायर कॉपर के हैं। तीनों वायर किसके हैं? कॉपर के हैं। तो इसलिए तीनों वायर के लिए रो नहीं बदलेगा, मतलब कांस्टेंट है। इसलिए तीनों वायर के लिए डेंसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है।
ना बदलने वाली, क्योंकि उनका मटेरियल, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M। तो याद करने के बजाय हम फॉर्मूला डेवलपमेंट पे काम करें। हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, रो L बाय A। अब देखिए वर्जन्स बनाते हैं। अगर हम ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा A इंटू L, तो ये हो गया रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हमने बना लिया फॉर्मूला, देखिए कितनी जल्दी बना लिया। तो R इक्वल टू रो L स्क्वायर डी अपॉन M। अब ऐसे भी बना सकते थे कि देखिए R था रो L बाय A, ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया रो L इंटू A वॉल्यूम अपॉन A स्क्वायर। रो V A स्क्वायर को लिख सकते हैं पाई स्क्वायर R टू द पावर 4, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी पाई स्क्वायर R टू द पावर 4। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, रो M अपॉन पाई स्क्वायर D R टू द पावर 4। तो फॉर्मूला मेकिंग इज ए बेसिक कंसेप्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूले को हमने कैसे निकाला, फॉर्मूले को हमने कैसे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लेक्चर 2 यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मतलब इस लेक्चर से आपको अपने रिवीजन में मदद मिली होगी और कई चीज़ें जो आप भूल गए होंगे आपने रिकॉल करी होंगी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये लेक्चर अटेंड किया। आपको बहुत सीरियसली इस लेक्चर्स को देखना चाहिए, स्पीड बढ़ा के नहीं देखें। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, फिर नए किस्म के नए सवाल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।